हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। मैं वनश्रुति क्लासेज जयपुर से। तो साइंस की क्लास के अंदर पिछले क्लास में अपन ने अम्ल व क्षार के जो उपयोग वगैरह थे अपन ने सब कुछ क्लियर कर लिया था पिछले क्लास तक। आज की क्लास में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक अपने 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर अपन चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं साबुन एवं अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक जो होता है इसे इंग्लिश की भाषा में मतलब इंग्लिश के अंदर डिटर्जेंट कहा जाता है। ठीक है, जो साबुन और अपमार्जक होता है इन्हें इंग्लिश में डिटर्जेंट कहा जाता है। और जो डिटर्जेंट होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। जो लैटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन का मतलब सफाई करने वाला, अर्थात इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि साबुन और अपमार्जक होता है इनका कार्य सफाई करने का होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपन बढ़ते हैं। तो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, तो मैंने बताया कि साबुन और अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है लैटिन भाषा के अंदर टू वाइप क्लीन। साबुन और अपमार्जक होता है उसका मीन्स होता है टू वाइप क्लीन, मतलब सफाई करने वाला। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनका उपयोग सफाई करने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक होता है इनका यूज होता है जो सफाई करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अपन साबुन की, फिर देखेंगे अपन अपमार्जक, दोनों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़े एक लाइन लिख लीजिए इसके अंदर कि साबुन व अपमार्जक को साबुन व अपमार्जक को इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी भाषा में डिटर्जेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है, जो कि क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ टू वाइप क्लीन, अर्थात सफाई करने वाला होता है। अर्थात सफाई करने वाला होता है। सफाई करने वाला होता है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी नॉर्मल सी डेफिनेशंस हो गई साबुन और अपमार्जक की। अब अपन एक एक करके देखेंगे। पहले साबुन के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर देखेंगे अपन अपमार्जक के बारे में, फिर लास्ट में देखेंगे एक चीज मिसेल निर्माण की प्रक्रिया कि किस तरीके से ये सफाई का काम करते हैं। साबुन और अपमार्जक होते हैं वो कैसे कैसे सफाई करते हैं वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अब पहला टॉपिक अपना साबुन। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन साबुन। तो साबुन के बारे में मैं 2-3 बातें बता देता हूँ आपको। तो साबुन होता है वो सबसे पुराना अपमार्जक है, मतलब पुराने जमाने से भी इसका यूज किया जा रहा है। सबसे जो पहला जो अपमार्जक था अपना सफाई के क्षेत्र में वो साबुन था। ठीक है, तो साबुन है जो सबसे पुराना अपमार्जक होता है। और साबुन का निर्माण कैसे होता है? साबुन का निर्माण होता है जो लंबी जो कार्बनिक श्रृंखला वाले, तो साबुन का निर्माण कैसे होता है? साबुन का निर्माण लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले वसीय अम्लों, लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाली क्या? वसीय अम्ल, जैसे ओलिक अम्ल, पोमिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ये क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं या वसीय अम्ल होते हैं। लंबी कार्बनिक श्रृंखला होती है, जैसे कार्बन की श्रृंखला है, वो लंबी श्रृंखला दे रखी है कोई कार्बन की, और उससे बनी हुई जो वसीय अम्ल होते हैं,
जैसे पोमेटिक अम्ल हो गया अपना, ओलिक अम्ल हो गया और स्टेरिक अम्ल हो गया। इनके जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, साबुन का निर्माण होता है जो लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवणों की जो अभिक्रिया होती है NaOH या फिर KOH को जलीय विलयन के साथ में की जाती है, तब जाके अपने को साबुन का निर्माण होता है। यही चीज मैंने लिखी है, देखिए कि साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है जिसका निर्माण लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले वसीय अम्ल जैसे कि स्टेरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को, जो ये वसीय अम्ल होते हैं लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल होते हैं, इनके पोटेशियम तथा सोडियम लवणों को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ में गर्म करके साबुन का निर्माण किया जाता है। जो वसीय अम्ल होते हैं इनके केवल पोटेशियम और सोडियम लवणों को गर्म करते हैं, तब जाके ही साबुन का निर्माण होता है। यदि अपन और कोई इनका लवण लेते हैं तब साबुन का निर्माण नहीं होता है। तो साबुन का निर्माण में क्या लिखेंगे कि लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले वसीय अम्ल जैसे पोमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल आदि के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को NaOH या फिर KOH के जलीय विलयन के साथ में गर्म करके साबुन का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो देखिए जैसे अपन ने ले लिया ये CH2COOR, CH3COOR, CH2COOR, ये ले लिया अपन ने लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाला वसीय अम्ल। ये क्या है? वसीय अम्ल। ये R है, इसको अपन बोलते हैं कार्बनिक श्रृंखला। R होती है, ये कार्बनिक श्रृंखला होती है, तो ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाला वसीय अम्ल हो गया। अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, तो वसीय अम्ल होते हैं उनको NaOH के साथ में गर्म कर रहे हैं। ये चिन्ह गर्म करने का होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे कितने अणु हैं? 1 2 3 कार्बनिक श्रृंखला है, तो अपन NaOH के भी 3 ही परमाणु यूज लेंगे। ठीक है, तो 3 NaOH के अपन ने परमाणु यूज ले लिए। यहाँ पे वसीय अम्ल हो गया। अब अपन इनको गर्म करेंगे दोनों को एक साथ, तो क्या होगा? जो ये NaOH है ये Na+ और OH- में विखंडित हो जाएगा या फिर आयनित हो जाएगा। NaOH है वो Na+ और OH- में आयनित होगा। और जो अपना ये वसीय अम्ल है इसके अंदर क्या होगा? देखिए जैसे ये है CH2COOR, तो ये आयनित कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 तो प्लस का हो जाएगा और COOR हो जाएगा माइनस का। तो ये CH2+ COOR- के रूप में आयनित हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये आयनित होगा, तो यहाँ पे CH2 तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। CH+ का ये माइनस का, CH+ का ये माइनस का हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं? देखिए प्लस वाले की रिएक्शन माइनस वाले के साथ होती है, माइनस वाले की रिएक्शन प्लस वाले के साथ होती है। तो यहाँ पे Na किसका है? Na+ का है, तो Na की अभिक्रिया माइनस वाले के साथ में होगी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCOO, कैसे लिख दो अपने हिसाब से। तो ये हो गया Na है ही अपने पास में, इसको अपन लिख देंगे RCOO। ठीक है, तो देखिए ये RCOO Na, ये हो जाएगा RCOO Na। 3 अणु है तो 3 ले लिए, क्यों? क्योंकि 3 RCOO है और 3 ही Na+ है, तो क्या हुए? 3 RCOO Na। प्लस में क्या बच गया? यहाँ से ये CH2 CH और CH2, ये तो प्लस के हो गए तीनों। ठीक है, प्लस वाले की रिएक्शन माइनस वाले के साथ में होती है हमेशा, तो इसकी रिएक्शन माइनस के OH के साथ में होगी। तो ये हो जाएगा CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये तो अपना हो गया साबुन। और ये जो है बचा है अपने पास में, ये होता है ग्लिसरॉल। ठीक है,
ये अपना साबुन हो गया, ये हो गया ग्लिसरॉल। तो वैसे अम्ल को अपन ने जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म किया तो साबुन प्राप्त हुआ और साथ में ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ। अब एक प्रॉब्लम ये आती है अपने पास में कि यहाँ पे अपने को खाली साबुन प्राप्त करना था, खाली अपने को क्या चाहिए था, साबुन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल भी साथ में प्राप्त हो रहा है। तो इसको पृथक कैसे करते हैं? इसको पृथक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जो विलयन होता है उसके अंदर NaCl गैस प्रवाहित करते हैं, मतलब NaCl की अभिक्रिया करवाते हैं इन दोनों के साथ में। जो इनका जो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, उसकी अभिक्रिया अपन सोडियम क्लोराइड या बोल दो NaCl के साथ में करवाते हैं, तब जाके जो साबुन होता है वो अपना पृथक हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखना है कि ए से अभिक्रिया में, ए से अभिक्रिया में प्राप्त साबुन, ए से अभिक्रिया में प्राप्त साबुन को NaCl या बोल दो सोडियम क्लोराइड मिलाकर पृथक कर लिया जाता है। NaCl मिलाकर पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना साबुन कि साबुन का निर्माण कैसे होता है वो अपन ने यूज पढ़ लिया। मतलब एक क्वेश्चन साबुन के अंदर से ये बनता है कि साबुन होता है जो मृदु जल में तो सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता वो अपन अभी चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं साबुन सब कठोर जल में सफाई का कार्य क्यों नहीं करता, उसकी डिटेल अपन गंभीरता के साथ में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि जो पोटेशियम होता है वो सबसे मुलायम साबुन होता है, इसीलिए इसका यूज होता है वो शेविंग क्रीम बनाने में तथा शैम्पू बनाने में किया जाता है। जो अपनी शेविंग क्रीम होती है और वो शैम्पू होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, चिकनी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका निर्माण होता है जो पोटेशियम के द्वारा किया जाता है, मतलब जो वसी अम्ल है उनके पोटेशियम लवण के द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए ये काफी क्या होते हैं, चिकने या मुलायम प्रकृति के होते हैं। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि जो साबुन होता है वो मृदु जल में तो सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए, क्योंकि जो कठोर जल होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों की जो अशुद्धियां पाई जाती है। कठोर जल के अंदर कैल्शियम मतलब Ca+2 और मैग्नीशियम मतलब Mg+2 के आयन पाए जाते हैं, उनकी अशुद्धि पाई जाती है, जो क्या करते हैं साबुन के Na+ आयन को प्रतिस्थापित करके खुद ही अपने लवण बना लेते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कैल्शियम+2 एक तो और एक पाई जाती है Mg+2, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की अशुद्धि पाई जाती है किसमें? कठोर जल के अंदर। और अपना जो साबुन होता है उसमें कौन सा आयन पाया जाता है? सोडियम आयन Na+2। जो ये कैल्शियम+2 और Mg+2 होते हैं, ये क्या करते हैं, इस Na+2 को प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित का मतलब इसको हटा करके इसके स्थान पर खुद स्थापित हो जाते हैं, इसके स्थान पर खुद स्थित हो जाते हैं और मतलब Na+ को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हुआ कुल मिला के बात कि जो कठोर जल होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं साबुन के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण का निर्माण कर लेते हैं। और वो लवण क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं है, इसलिए सफाई का कार्य नहीं होता है। सफाई का कार्य क्यों नहीं है? तो क्योंकि वो जल में घुलते नहीं है। तो यही चीज लिखिए, एक बार देख लीजिए कि साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम+2 मतलब Ca+2 व मैग्नीशियम Mg+2 की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो साबुन के सोडियम मतलब Na+ आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेती है। ये क्या करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम को प्रतिस्थापित करके मतलब सोडियम को हटा के खुद ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण का निर्माण कर लेती है, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं
अवक्षेपित मतलब पृथक हो जाते हैं जल से, अतः सफाई की क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साबुन केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, कठोर जल में साबुन है जो सफाई का कार्य नहीं करता है। ये अपना साबुन के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, इसका निर्माण कैसे होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया, ये कैसे कैसे कार्य करता है वो भी अपन ने अध्ययन कर लिया इस चीज का भी। अब पढ़ेंगे अपन अपमार्जक, सेकंड टॉपिक अपना अपमार्जक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन करते हैं अपमार्जक। साबुन अपना कंप्लीट है। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक जिसका नाम है अपमार्जक। तो अपमार्जक होता है वो भी साबुन की तरह ही सफाई का कार्य करता है, लेकिन फर्क कितना है कि साबुन तो खाली केवल जो मृदु जल होता था उसी में सफाई का कार्य करता था, कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता था। लेकिन जो अपना अपमार्जक होता है वह कठोर जल और मृदु जल दोनों में ही सफाई का कार्य करता है। तो अपमार्जक क्या हो गया, साबुन की तरह ही होता है लेकिन कठोर जल और मृदु जल दोनों में सफाई का कार्य करता है। तो देखिए अपमार्जक साबुन की तरह ही होता है लेकिन कठोर जल व मृदु जल दोनों में सफाई का कार्य करता है। इसीलिए जो अपमार्जक का उपयोग है व्यापक रूप से किया जाता है सफाई के क्षेत्र में। वर्तमान समय में सफाई के क्षेत्र में व्यापक रूप से अपमार्जकों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर स्थानों पर क्या हो गया, पानी खारा हो गया है, जिसकी वजह से वो साबुन सफाई का कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है। देखिए अपमार्जक का निर्माण होता है वो सोडियम एल्किल सल्फेट, एक तो सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आदि से होता है। ठीक है, अपमार्जक का निर्माण सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से मिलकर होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य करता है। क्यों करता है वो देखिए, क्योंकि कठोर जल में जो Mg+ और Ca+ उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, अपमार्जक के Na+ को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट का निर्माण कर लेते हैं। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फोनेट होता है वो जल में विलयशील होता है, साबुन की तरह ये अवक्षेपित नहीं होता है। इसलिए जो सफाई की क्रिया होती है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। साबुन में क्या होता था, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो सोडियम को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते थे और वो लवण जल में अघुलनशील होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फोनेट का निर्माण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट का निर्माण हो रहा है और ये सल्फोनेट होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसीलिए सफाई की क्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो देख लीजिए एक बार कि अपमार्जक कठोर जल में सफाई का कार्य करता है, क्योंकि अपमार्जक के Na+ आयन को, जो अपमार्जक का Na+ आयन होता है वो कठोर जल के Mg+2 Ca+2 प्रतिस्थापित करके मैग्नीशियम व कैल्शियम के सल्फोनेट का निर्माण कर लेते हैं, जो कि जल में घुलनशील होते हैं और साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसीलिए सफाई की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है, व्यापक रूप से अपमार्जकों का उपयोग हो रहा है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो नदी नालों का पानी है अपन अपमार्जक का यूज करते हैं, तो जो अपमार्जक का यूज करते हैं तो वो पानी नदी नालों से होता हुआ अपने समुद्री जल में या फिर वैसे जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो अपना जल है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अपमार्जक होता है इसका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। इसीलिए इसके यूज करने से जो जल प्रदूषण की समस्या है वो काफी तेजी से वर्तमान समय में बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, वर्तमान समय में इसके लिए क्या किया जा रहा है कि वर्तमान समय में अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा प्रदूषण को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए इनके अंदर अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिससे अपमार्जकों की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है तथा जल प्रदूषण की समस्या भी इनसे कम हो जाती है काफी हद तक। तो ये अपना अपमार्जक हो गया, अपन ने वो साबुन भी पढ़ लिया। अब ये पढ़ेंगे अपन कि ये सफाई का कार्य कैसे करते हैं, किस तरीके से ये सफाई का कार्य करते हैं। साबुन और अपमार्जक ये दोनों ही, साबुन और अपमार्जक दोनों ही सफाई का कार्य निषेलीकरण अभिक्रिया के द्वारा करते हैं।
मतलब कि मिसेल बना के फिर सफाई का कार्य करते हैं। कैसे कैसे करते हैं अपन सारी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। तो साबुन और अपमार्जन अपना कंप्लीट है। अब पढ़ेंगे अपन मिसेलीकरण अभिक्रिया की किस तरीके से साबुन और अपमार्जक होते हैं वो सफाई का कार्य करते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, मिसेलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे संपन्न होती है देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, साबुन को जैसे जल के अंदर मिलाते हैं तो साबुन के अणु होते हैं उनका आयनन हो जाता है जल के अंदर। जल के अंदर क्या होता है, साबुन के अणुओं का आयनन हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि साबुन व अपमार्जक दोनों ही मिसेल का निर्माण करके सफाई का कार्य करते हैं। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो साबुन और अपमार्जक होते हैं वो सफाई का कार्य मिसेल बनाकर करते हैं या मिसेल के द्वारा सफाई का कार्य करते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले सोडियम स्टेरिएट, कोई सा भी साबुन ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रक्रिया में सर्वप्रथम सोडियम स्टेरिएट जैसे साबुन के अणुओं का आयनन होता है। जैसे साबुन को अपन जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, साबुन के अणुओं का आयनन होता है। जैसे C17H35COONA, ये अपना कौन सा साबुन है, ये सोडियम स्टेरिएट है। जैसे ही इसका अपन आयनन करेंगे, क्या करेंगे, आयनन, इसका आयनन करेंगे तो C17H35COO- और Na+ के रूप में ये आयनित हो जाएगा। या फिर ऐसे ले लो कि RCOONA, इसका आयनन किया अपन ने तो RCOO- और Na+ के रूप में यह आयनित हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे इस पानी के अंदर या जल के अंदर अपन साबुन के अणुओं को मिलाते हैं तो साबुन के अणुओं का आयनन हो जाता है। उसके बाद देखिए ये होती है अपनी हाइड्रोकार्बनिक भाग, मतलब हाइड्रोकार्बनिक वो होती है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है, जल विरोधी हिस्सा होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये जल विरोधी हिस्सा होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो ध्रुवीय भाग बोलते हैं, या फिर बोल दो जल स्नेही भाग होता है। ये क्या करते हैं, तो जल विरोधी हिस्सा होता है वो तो चिकनाई के चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है और चिकनाई को आकर्षित करता है अपनी तरफ। और जो अपना जल स्नेही हिस्सा होता है वो जल से क्रिया करके जल को आकर्षित करता है। और जैसे ही अपन कपड़े को जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि जो ध्रुवीय भाग है अपना, वो जो ध्रुवीय भाग है वो जल विरोधी भाग के साथ में चिकनाई होती है, उसको लेकर के कपड़े से बाहर कर देता है या फिर कपड़े की सफाई हो जाती है। तो कैसे होती है देखिए, ये वाला भाग हो गया हाइड्रोकार्बनिक भाग या फिर जल विरोधी हो गया, ये जल स्नेही भाग हो गया या फिर इसे ऋणावेशित ध्रुवीय भाग भी कहते हैं। देखिए ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये दोनों भाग हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तो अंदर की ओर होता है, ये जल विरोधी भाग होता है वो अंदर की ओर मतलब चिकनाई की तरफ होता है, तथा जो ध्रुवीय सिरा होता है वो बाहर की तरफ होता है। और इसे क्या कहते हैं अपन, मिसेल कहते हैं। इसी संरचना को मिसेल कहते हैं। ये मिसेल की संरचना है अपनी। इसके अंदर हाइड्रोकार्बनिक भाग या फिर बोल तो जल विरोधी भाग वो तो अंदर की तरफ रहता है, तथा ध्रुवीय भाग या फिर जल स्नेही भाग होता है वो बाहर की तरफ रहता है। इस संरचना को अपन मिसेल कहते हैं। ये देखिए ये और किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है मिसेल। इसमें बाहर का जो हिस्सा होता है इसे जल विरोधी कहते हैं, जल स्नेही हो गया बाहर का, और अंदर का जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, जल विरोधी हो जाएगा। ये हो गई अपनी मिसेल की संरचना। देखिए अधिकांश जो गंदगी और तेल की बूंद होती है वो क्या होती है, जल में विलयशील नहीं होती है। अधिकांश गंदगी जैसे तेल की बूंद और चिकनाई होती है वो जल में अघुलनशील होती है, मतलब जल में घुलती नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंदर ये विलयशील होती है। देखिए कि अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद या फिर चिकनाई आदि जल में अघुलनशील होती है, परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों ओर साबुन के अणु क्या कर लेते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। कैसे करते हैं मिसेल का निर्माण, क्योंकि जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल विरोधी होता है, वो चिकनाई के साथ में क्रिया करके चिकनाई के चारों तरफ क्या कर लेता है, मिसेल का निर्माण कर लेता है।
इसमें जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है वो चिकनाई को आकर्षित करता है, तथा जल स्नेही भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिससे जो सारी गंदगी है या फिर सारी चिकनाई है वो जल में खिंच जाती है या जल में विलयशील हो जाती है, कपड़े को साफ कर देती है। तो देखिए क्या बताया मैंने कि जो गंदगी होती है अधिकांश वो जल में घुलनशील होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। इसीलिए जो चिकनाई होती है उसके चारों तरफ साबुन के अणु क्या कर लेते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं, और जल विरोधी भाग होता है चिकनाई को आकर्षित करता है, तथा जो इस जल स्नेही भाग होता है वह जल की तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, जिससे कि सारी चिकनाई होती है वो जल में मिल जाती है, जल में विलयशील हो जाती है। ये देखिए ये ऐसी संरचना होती है, ये बीच में तेल की बूंद हो गई अपनी, और ये बाहर की तरफ होती है, ये जल स्नेही हिस्सा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय भाग या फिर ऋणावेशित ध्रुवीय भाग के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, देखिए सभी जो मिसेल होती है वो ऋणावेशित होती है। मिसेल क्या होती है, सभी ऋणावेशित होती है, इसलिए ये क्या नहीं होती, अवक्षेपित नहीं होती, अवक्षेपित नहीं होती, तथा गंदगी को जैसे ही मतलब गंदे कपड़े को जैसे ही अपन साबुन लगाकर जल में डालकर निकालते हैं तो जो गंदगी होती है वो कपड़े के साथ जल में ही रह जाती है। कैसे रहती है, क्योंकि ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, इसलिए गंदे कपड़े को साबुन लगा के जैसे जल में डाल के निकालते हैं तो जो गंदगी होती है वो मतलब जल में रह जाती है और कपड़ा अपना साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सफाई की क्रिया अपनी संपन्न होती है। ये अपने मिश्रणीकरण अभिक्रिया कंप्लीट है। यहीं से अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम दैनिक जीवन में रसायन है वो एंड होता है। कल अपन न्यू चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। लास्ट में भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।